हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा हमने पहले कर ली थी। अब हम उससे आगे की चर्चा करेंगे, जिसमें कहा गया था कि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के बाद 10 वर्ष के बाद एक समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। तो उस आयोग का नाम क्या था? 1927 में गठन किया गया साइमन कमीशन। इसका निर्माण इंग्लैंड में हुआ और यह भारत आया 1928 में, और 1928 में भारत में भी कहाँ पर आया? बॉम्बे में यह आया था। इसमें कुल कितने सदस्य थे? 7, और ये सभी अंग्रेज थे। इसलिए महात्मा गांधी और अन्य जो उग्रवादी नेता थे जैसे लाला लाजपत राय, इन्होंने साइमन गो बैक के नारे लगाए और काले झंडे दिखाकर इस आयोग का विरोध किया। इसी विरोध में लाला लाजपत राय की लाठी लगने की वजह से हत्या भी हो गई, यानी कि इस विरोध में लाला लाजपत राय की हत्या हो गई और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। इसके बाद आया 1935 में संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, जिसका 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि संविधान के लगभग 75% भाग पर इसका प्रभाव पड़ा है। तो सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है? 1935 के एक्ट का। 1919 और 1935 के एक्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के तहत, जबकि 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन का अंत हो गया और केंद्र में द्वैध शासन शुरू हो गया। और प्रांतीय स्वायत्तता कब आई? 1935 के एक्ट में। तो चलिए हम देखते हैं कि 1935 के एक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण बातें क्या थी। प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कब हुआ? 1935 के एक्ट के तहत, लेकिन शुरुआत कब हुई थी? 1919 में। प्रांतीय स्वायत्तता पहली बार कब आई? यानी कि प्रांतों को भी एक स्वतंत्र निकाय माना गया, और यह व्यवस्था पहली बार कब आई? 1935 में। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, यानी कि केंद्र में 2 प्रकार के कार्यों को विभाजन हुआ। तो केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत भी 1935 के एक्ट के तहत हुई। जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी, यानी कि जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो विषय शामिल नहीं थे, उनमें शामिल विषयों के अतिरिक्त सभी विषय केंद्र को दिए गए। इस प्रकार 1935 के एक्ट के तहत केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाए जाने के प्रयास किए गए, और यह एकमात्र ऐसा एक्ट था जो प्रस्तावना विहीन था, यानी कि इसकी कोई विशेष प्रस्तावना नहीं थी। 1919 के एक्ट की ही प्रस्तावना ज्यों की त्यों इसमें चिपका दी गई थी। इसी के द्वारा अखिल भारतीय महासंघ के निर्माण की बात कही गई थी, लेकिन निर्माण नहीं हुआ था। और 1774 में जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में, और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। जबकि 1935 के एक्ट के तहत भारत में संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 1937 में। और एक्ट कौन सा था? 1935 का एक्ट था, और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मोरिस ग्वेयर। लेकिन यदि पूछे कि कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? एलिजा इम्पे। और भारत के पहले संघीय न्यायालय के, जो भारत का संघीय न्यायालय था, उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मोरिस ग्वेयर। यहाँ से हमको ये पॉइंट ध्यान रखना है। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश थे, जिसमें 2 भारतीय भी शामिल थे। और 2 भारतीय कौन कौन से थे? जैकब और सुल्तान। इसके बाद हुई आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। 1935 के एक्ट के तहत ही ये सभी हुआ। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। और एक्ट कौन सा था? 1934 का एक्ट। और किस आयोग की सिफारिश पर? यंग हिल्टन आयोग, जिसको शाही आयोग भी कहा जाता है, इसकी सिफारिश पर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर किसको बनाया गया? ओसबोर्न स्मिथ को। और यदि पूछे कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आंसर आएगा CD देशमुख। यदि आरबीआई से संबंधित एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। यहाँ हमें ये सभी बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। अब हम देखते हैं कि शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया। 1935 के एक्ट के तहत शक्तियों का विभाजन सूचियों में किया गया, और इसके लिए 3 सूची तैयार की गई: संघ सूची, समवर्ती सूची और प्रांतीय सूची।
संघ सूची में वर्णित विषयों पर केंद्र कानून बना सकता था और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते थे। प्रांतीय सूची में केवल वे विषय शामिल थे जिन पर प्रांत कानून बना सकता था। ये बातें कॉमन सी हैं जो हमको याद होनी चाहिए। तो संघ सूची में कितने विषय रखे गए? 59 विषय रखे गए, सर्वाधिक विषय। और प्रांतीय सूची में कितने? 54 जो स्थानीय महत्व के थे, 59 विषय राष्ट्रीय महत्व के विषय थे। और समवर्ती सूची में कौन से विषय रखे गए? समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 36। ये भी हमको यहाँ से ध्यान रखना है। तो इसी एक्ट के तहत 1935 के एक्ट के तहत ही बर्मा को भारत से अलग किया गया। बर्मा कौन सा देश है? म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा। तो बर्मा को भारत से अलग कब किया गया? 1937 में। और एक्ट कौन सा था? 1935 का एक्ट। भारत परिषद का अंत भी इसी एक्ट के तहत किया गया। और यदि क्वेश्चन पूछे कि 1935 का एक्ट कब लागू हुआ? यह लागू हुआ 1 अप्रैल 1937 से। चलिए तो हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि 1935 के एक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण बातें क्या क्या थी। 1935 के एक्ट में प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसका अंत कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता को अपनाया गया। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। भारत में द्वैध शासन के पिता कौन थे? लियोनस कॉर्टियस। और अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की बात की गई लेकिन स्थापना नहीं की। फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई 1937 में और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोरिस ग्वेयर। और इसके तहत जो शक्ति का विभाजन 3 सूचियों में किया गया और वे 3 सूची थे संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची के 59 विषय थे, समवर्ती सूची के 36 और राज्य सूची के 54 विषय। और इसके जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोरिस ग्वेयर। इसके तहत आरबीआई की भी स्थापना की गई थी। यहाँ से हमें ये सब ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के एक्ट के बारे में कुछ कहा था। वो ये बात है कि 1935 का एक्ट एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं। ऐसा किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। ये सभी जो बातें हैं ये भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाती हैं कि 1935 के एक्ट को किसने कहा था कि यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं। अब हम जो पुरानी क्लास है उसके क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? किस एक्ट के तहत हुई थी? 1861 के एक्ट के तहत। क्योंकि यदि हम पुराने क्वेश्चनों को रिवाइज करते रहेंगे तो ये हमें याद हो जाएंगे और बाद में परेशानी नहीं देंगे। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट के तहत हुई? 1909 के एक्ट। 1909 का एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो एक्ट। मार्ले कौन था? भारत सचिव और मिंटो भारत का वाइसराय था। बीओडी और बीओसी का अंत कब किया गया? 1858 के एक्ट के तहत। और इसको शुरुआत कब की गई थी? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। प्रांतों में द्वैध शासन को शुरू कब किया गया था? 1919 के एक्ट के तहत। और इनका अंत कब हुआ? 1935 के एक्ट के तहत। राज्य परिषद में जो सदस्य शामिल थे वे कितने थे? 60। और उनका कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष। और असेंबली में कितने सदस्य थे? 145 सदस्य और इनका कार्यकाल था 3 वर्ष। यहाँ से हमें ये सभी बातें भी ध्यान रखनी है। फिर हुआ दूसरा विश्व युद्ध। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक हुआ था। इसमें हिटलर भारी पड़ गया और इंग्लैंड कमज़ोर। तो इंग्लैंड ने भारत से कहा कि तुम शामिल हो जाओ, लेकिन भारतीय नेता अड़े रहे कि हमें पहले संविधान दो। तो 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा गया और इसकी पहली शर्त यह थी कि युद्ध के बाद हम संविधान बनाने के बारे में सोचेंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने इसको क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा, तो यह सफल नहीं हुआ। इसके बाद भारत में आया कैबिनेट मिशन। इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। और अब हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा कर लेते हैं ताकि ये हमें पक्का याद हो जाए। चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में। लेकिन भारत कब आया था? 1928 में। कहाँ पर आया था? बॉम्बे में। और इसमें 7 सदस्य थे, सभी अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। इसमें लाला लाजपत राय की लाठी लगने की वजह से मृत्यु भी हो गई थी। और लाला लाजपत राय भारत के एक उग्रवादी नेता थे। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे और सभी अंग्रेज थे। साइमन कमीशन बॉम्बे कब आया? 1928 में। प्रांतों में द्वैध शासन का अंत किस एक्ट के तहत हुआ?
1935 के एक्ट। प्रांतों में यदि हम देखेंगे, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई? 1919 के एक्ट में। और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई? 1935 के एक्ट में। प्रांतों के द्वैध शासन को अंत कब हुआ? 1935 के एक्ट में। और प्रांतों को द्वैध शासन का अंत करके केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कब की गई? 1935 के एक्ट में की गई। ये सभी बातें हमको यहाँ से ध्यान में रखनी है। केंद्र में द्वैध शासन का शुभारंभ कब हुआ? 1935 के एक्ट के तहत। 1935 के एक्ट को क्या कहते हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रस्तावना विहीन अधिनियम किस वर्ष का था? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? एलिजा इम्पे। इसमें एक न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1937 में। फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई 1937 में। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस ग्वेयर। और संघीय न्यायालय में शामिल 2 भारतीय न्यायाधीशों के नाम कौन कौन से थे? जैकब और सुल्तान। और इसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। और एक्ट कौन सा था? 1934 का एक्ट। किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी? यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग की सिफारिश पर हुई थी। RBI के पहले गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख। और यदि पूछे कि वर्तमान में 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और प्रारंभ में इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? कोलकाता में। लेकिन 1937 में कहाँ पर स्थानांतरित किया गया? मुंबई में स्थानांतरित किया गया। ये भी बातें हमको यहाँ से ध्यान में रखनी है। बर्मा को भारत से कब अलग किया गया? 1937 में अलग किया गया। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1937 को। 1 अप्रैल से संबंधित हमें एक और बात ध्यान रखने की, 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। लेकिन 1937 को 1935 का एक्ट शुरू हुआ था, लागू हुआ था। 1935 के एक्ट में वर्णित संघ सूची के विषयों की कुल संख्या कितनी थी? विषय संघ सूची में 59 थे, प्रांतीय सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में द्वैध शासन के पिता किसको माना जाता है? द्वैध शासन के पिता माना जाता है लियोनस कार्टियस को। लियोनस कार्टियस भारत में द्वैध शासन के जनक। EIC, ये हमारा कल का क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना था। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से कब समाप्त किए गए? 1833 के एक्ट के तहत। यदि पूछे कि चीन और चाय को छोड़कर एकाधिकार समाप्त कब किया गया? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। लेकिन पूर्ण व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कब किए गए? 1833 के एक्ट के तहत, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और पहले गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? विलियम बेंटिक, जिसने सती प्रथा का अंत किया था। ये भी बातें हमको यहाँ से ध्यान में रखनी है। 1935 का एक्ट एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं, ऐसा किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। राज्य परिषद में शामिल सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 60 और 5 वर्ष इनका कार्यकाल था। और यदि पूछे कि असेंबली में कितने सदस्य थे? 145 सदस्य और इनका कार्यकाल था 3 वर्ष। ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि जो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं वे 2 क्वेश्चन। ये है, महिलाओं को पहली बार वोट डालने का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया था? पिछली ही क्लास में हमने पढ़ा था, तो इसका आंसर आपको ज़रूर से ज़रूर देना है। और एक सबसे आसान, सबसे इजी क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष आया था? तो एक हिंट दे देते हैं कि इसी वर्ष, इसी एक्ट के तहत BOD और BOC को शुरू किया गया था, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट को शुरू किया गया था। तो यह किस वर्ष आया था? ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ये थी हमारी आज की क्लास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर इस क्लास की PDF चाहिए हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।